एक समय था जब भारतीय वस्त्र सारे विश्व का तन ढकते थे। वैसे तो पिछले 250 वर्षों में इस विलक्षण हस्तकला का एक बहुत बड़ा भाग नष्ट हो गया है, खो गया है। पर आज भी भारतीय वस्त्र निर्माण में अतुल्य किस्में हैं। इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाते हुए सद्गुरु कहते हैं कि आज भी भारतीय कपड़े पूरे विश्व तक पहुंच सकते हैं। सद्गुरु कहते हैं, एक समय था जब लगभग सारी दुनिया भारत में बने वस्त्र पहनने की इच्छुक थी, क्योंकि भारत में सबसे अच्छे वस्त्र बनते थे। भारतीय वस्त्रों को सारी दुनिया पहनती थी। उदाहरण के लिए इसके सबूत आज भी सीरिया, इजिप्त, मिस्र की प्राचीन जगहों पर आपको मिल सकते हैं। हालांकि लापरवाही और जानबूझकर किए गए गलत कामों के कारण इसका बहुत बड़ा भाग नष्ट हो चुका है। पर आज भी जब बात वस्त्रों की होती है तो दुनिया में ऐसा और कोई स्थान नहीं है जहां इतनी सारी बुनाइयां, कपड़े बुनने के प्रकार है और कपड़ा रंगने और बनाने के इतने तरीके हैं जितनी हमारी संस्कृति में है। लेकिन हमारी स्वतंत्रता से लगभग 200 साल पहले के समय के दौरान अंग्रेजों ने मैनचेस्टर के अपने कपड़े के कारखानों को चलाने के लिए व्यवस्थित ढंग से भारत के वस्त्र उद्योग को नष्ट कर दिया था। 1800 से 1860 के बीच के 60 वर्षों में भारत का वस्त्र निर्यात 94% कम हो गया था। 1830 में एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत के मैदानी इलाके सफेद हो गए हैं, क्योंकि लाखों बुनकर मर गए थे। जो भी हो, हमारे पास आज भी कौशल है। भारत में 120 से भी ज्यादा बुनाइयां हैं। हर जिले में, हर समुदाय में और यहां तक कि कुछ खास परिवारों में भी उनके अपने बुनाई और रंगाई के विशिष्ट तरीके हैं। जब मानवीय प्रतिभा और मनुष्य के हाथ काम कर रहे हो, तो चाहे भोजन पक रहा हो या कपड़ा बुना जा रहा हो, इसमें एक अलग ही गुण होता है। मैं जब 17 साल का था, मैंने कुछ समय अपने चाचा के साथ बिताया था, जहां हजारों रेशमी साड़ियां बुनी जाती थी। हजारों धागे बहुत बारीकी और कलात्मक ढंग से ज्योमेट्रीय नमूनों में बुने जाते थे। वे जब बुन रहे होते थे तो उनके मन में हजारों गणनाएं चल रही होती थी और मैं कपड़े पर जादुई ढंग से उभरते फूलों को देख रहा होता था। कपड़ा और उसके नमूने बनाने में जिस तरह की गणित, हस्त कौशल और जागरूकता लगती है, वह अतुलनीय है। यह वाकई जादुई है। जब मानवीय प्रतिभा और मनुष्य के हाथ काम कर रहे हो, तो चाहे भोजन पक रहा हो या कपड़ा बुना जा रहा हो, इसमें एक अलग ही गुण होता है। यह सिर्फ आपकी भावनाओं की बात नहीं है। जब मनुष्य किसी चीज को देखभाल, परवाह तथा एकाग्रता से करता है, तो उसमें एक अलग तरह का गुण आ जाता है। वस्त्र आराम के लिए पहने या फैशन के लिए, लेकिन आज कोई मुझे बता रहा था कि अगर आप किसी भी मुख्य शहर में लोगों की घुटनों के नीचे के भाग का फोटो ले, तो आप पाएंगे कि 60% से ज्यादा लोग अमेरिकन मजदूर के कपड़े पहने हैं, यानी नीले डेनिम्स, बस एक ही रंग। और कारोबारी लोग 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में सूट पहनते और टाई लगाते हैं। भारतीय मौसम में टाई गले के चारों ओर लगे एक फंदे से कम नहीं है। हमें वैसे कपड़े पहनने चाहिए जो उन परिस्थितियों के ज्यादा अनुरूप हो जिनमें हम रहते हैं, जो हमें आराम से रहने दे। आप अपने कपड़े बस 3 दिन के लिए बदल दे और वैसे कपड़े पहन ले जो सन, पटसन, कपास या हेम्प से बने हो, और देखिए कैसा महसूस होता है। आपका शरीर स्वाभाविक रूप से आराम में आ जाएगा। इस अर्थ में यह भी महत्वपूर्ण है कि आप जो कपड़े पहन रहे हैं वे जैविक यानी ऑर्गेनिक हो। लेकिन आज सारी दुनिया में पहने जाने वाले कपड़ों का 60% भाग पॉलीफाइबर रासायनिक पदार्थ से बनता है,
अनुमान यह है कि एक दशक के अंदर लगभग 98% कपड़ा सिंथेटिक होगा। इस धरती पर सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली चीजों में फैशन दूसरे नंबर पर आता है। सूक्ष्म कणों के रूप में पॉलीफाइबर हमारे शरीर में आ रहा है, हमारी मिट्टी और पानी को विषाक्त कर रहा है और हमारे भोजन चक्र में भी प्रवेश कर रहा है। हम इसे खा रहे हैं, सांस में ले रहे हैं और कई तरह से इसका उपभोग कर रहे हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कई खतरे, जिनमें कैंसर भी शामिल है, पॉलीफाइबर एवं रासायनिक कपड़े से जुड़े हुए हैं और ये सब निश्चित रूप से हमारे बच्चों की खुशहाली पर खराब प्रभाव डाल रहे हैं। अमेरिका में किए गए अध्ययनों के अनुसार 90% लोगों के रक्त में कुछ मात्रा में प्लास्टिक पाया गया है। अब समय आ गया है कि हम प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्रों और बुनाई उद्योग को पुनर्जीवित करें। हजारों वर्षों से परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी बुनाई की विशिष्ट व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया है, लेकिन आज हमारी शिक्षण व्यवस्था कुछ ऐसी है कि अगर कोई बच्चा अपने माता पिता के साथ हथकरघों पर काम करने और सीखने जाता है तो आज की सोच के अनुसार ये बाल मजदूरी हो जाती है। एक कुशल बनकर बनने में काफी निष्ठा और समय लगता है। आपको बचपन से इसमें अपना मन और दिमाग लगाना होता है। अगर आप बच्चे को पहले 17 साल तक स्कूल भेजें और फिर उससे यह अपेक्षा करें कि वह बुनाई का काम सीखे तो यह काम नहीं करने वाला। व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसे वस्त्र पहनता हूं कि मैं अपने देश के इन अतुल्य बुनकरों के कार्य को दर्शा सकूं और मैं सभी से अपील करता हूं, कम से कम भारत के धनवानों से, कि आपके कुल वस्त्रों का कम से कम 20% भाग हाथ से बुना हुआ हो, लोगों द्वारा बुना हुआ, मशीनों द्वारा नहीं। हम इस पुरानी शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए एक नीति मसौदे को प्रस्तावित कर रहे हैं। सौभाग्यवश सरकार ने अगस्त 2018 में घोषणा की है कि भविष्य में स्कूल में सिर्फ 50% समय ही पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। बाकी का समय खेलकूद, संगीत, हस्तकला और अन्य विविध गतिविधियों के लिए होना चाहिए। जब ऐसा वास्तव में होने लगेगा तब बच्चे बहुत जल्दी ही हथकरघों पर काम करना सीख लेंगे। हम ये प्रयत्न भी कर रहे हैं कि कैसे स्वास्थ्यप्रद प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्र स्कूलों में बच्चों की वर्दियों के लिए उपयोग किए जाए। केरल में सरकारी स्कूलों में यह पहले ही किया जा चुका है। निजी स्कूलों को भी इस दिशा में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और सारे संसार में यह संदेश जाना चाहिए कि बच्चों को सिर्फ जैविक वस्त्र ही पहनाए जाए जो उनके लिए स्वास्थ्यप्रद होते हैं। स्कूलों से आगे जाकर पारंपरिक डिजाइनों एवं जैविक रेशे वाले वस्त्रों की वर्दियां सरकारी कर्मचारियों, पर्यटन मार्गदर्शकों, टूरिस्ट गाइड्स तथा टैक्सी चालकों को भी दी जानी चाहिए। भारत के और विदेशों के भी सुप्रसिद्ध फैशन डिजाइनरों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे सही मापदंड बनाएं और प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्रों का उपयोग करें। व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसे वस्त्र पहनता हूं कि मैं अपने देश के इन अतुल्य बुनकरों के कार्य को दर्शा सकूं और मैं सभी से अपील करता हूं, कम से कम भारत के धनवानों से, कि आपके कुल वस्त्रों का कम से कम 20% भाग हाथ से बना हुआ हो, लोगों द्वारा बुना गया, मशीनों द्वारा नहीं। सप्ताह में कम से कम एक दिन कुछ भारतीय वस्त्र पहनिए। यह आपके स्वास्थ्य, व्यक्तिगत खुशहाली तथा पर्यावरण की खुशहाली के लिए है। इसी के साथ आप बुनाई की कला एवं हस्तकला को अपनाने वाली भविष्य की पीढ़ियों को भी मदद देंगे। इस वर्ष महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ है, तो हमने कुछ अमेरिकी डिजाइनर्स के साथ मिलकर शांति के लिए फैशन नाम की एक पहल के लिए काम किया। यह कोई रैंप पर चलने वाला फैशन शो नहीं था। इस अवसर पर हमने 15 से 20 श्रेष्ठ डिजाइनरों को भारत के वस्त्र दिखाए। हमने उन्हें बुनाई के 110 विविध प्रकार दिखाए जिसे वे देख और सीख सके
कि कैसे इन वस्त्रों को अपने डिजाइन्स में उपयोग करें। हम बुनकरों को बाजार से भी जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए हम एक मंच तैयार कर रहे हैं, जिसमें एक ऑनलाइन पोर्टल भी होगा, जिससे खरीदार आश्वस्त होकर सीधे बुनकरों से अच्छी गुणवत्ता वाला कपड़ा एवं तैयार वस्त्र खरीद सकेंगे। हम ये भी प्रयत्न कर रहे हैं कि किसानों को इससे कैसे लाभ मिल सकता है। अन्न फसलों में एक समस्या ये है कि उत्पाद जल्द बिगड़ने वाला होता है और इसीलिए किसानों को इसे जल्दी बेचना पड़ता है। लेकिन उनकी जमीन का 30% भाग यदि प्राकृतिक रेशों के उत्पादन में लगाया जाए तो उनके लिए यह बड़ा आर्थिक वरदान होगा। यद्यपि एक समय में भारत अपने वस्त्रों के लिए सुविख्यात था, पिछले 100 सालों में दुनिया ने भारत के वस्त्रों को सही तौर पर देखा नहीं है। हम कई कदम उठा रहे हैं जिससे देश में और विश्व स्तर पर भी ये फिर से लोगों की जानकारी में आए। भारत में बेरोजगारी की बहुत चर्चा होती है, लेकिन यदि हम हथकरघों पर वापस ला सके तो हमारे पास ये काम करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं होंगे, क्योंकि इसकी मांग बहुत ज्यादा होगी। अगर हम सही काम करें तो भारत एक बार फिर दुनिया को समझदार और प्राकृतिक रूप से वस्त्र पहनाने के काबिल बन सकता है। धन्यवाद।